हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। स्वागत है आपका मेरे चैनल द यूनिक में। आज की कहानी ऐसी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली एटीएम चोरियों के बारे में है जिसमें जर्मनी से लेकर पूरे यूरोप के लगभग 500 एटीएम लूटे गए। इन लूट में इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका इतना भयानक था कि बैंक से लेकर लोगों को कई करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये चोरियां रात की सुनसान खामोशी में अंजाम दी जाती थीं। मगर इन चोरियों के दौरान वो धमाके होते जिससे लोगों की नींद खुल जाती, और जब तक पुलिस इन एटीएम तक पहुंचती उसके चीथड़े उड़ चुके होते और चोर वहां से फरार हो चुके होते। हालांकि जब पुलिस ने इस एटीएम गैंग की छानबीन करनी शुरू की तब उनके सामने वो खुलासे होने शुरू हुए जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस गैंग के तार किसी दूसरे देश से जुड़े थे और ये एटीएम रॉबरीज के साथ ऐसे क्राइम से जुड़ा था जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें ये समझ आ गया कि उनका सामना किसी छोटे मोटे गैंग से नहीं बल्कि माफिया से होने वाला है। तो आखिर कैसे ये गैंग इन एटीएम रॉबरीज को अंजाम देता था, कौन से दूसरे देश से उसके तार जुड़े थे और क्या वो कभी पुलिस के हाथ लग पाया, ये आपको चौंका कर रख देगा। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से टाउन से, जहां रात 2:40 बजे सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं और हर तरफ खामोशी थी कि तभी एक बहुत तेज धमाके की आवाज से खामोशी टूट जाती है और एक अलार्म बहुत तेज बजने लगता है। इस धमाके की वजह से वहां मौजूद एक एटीएम के बाहर धुआं और धूल मिट्टी उड़ने लगती है। इसी धुएं के बीच दो आदमी कैश से भरे बॉक्सेस लेकर निकलते हैं और इसे अपनी कार में लोड करके वहां से फरार हो जाते हैं। उनके जाने के बाद जब ये धुआं छटता है तब वहां महज एटीएम मशीन के चीथड़े पड़े थे और पूरा एटीएम तबाह हो चुका था, जिसका मलबा हर जगह पड़ा हुआ था। हालांकि इस तरह की ये पहली चोरी नहीं थी, क्योंकि ऐसी कई चोरियां पिछले कुछ वक्त से पूरे यूरोप में हो रही थीं, जिसने पुलिस और बैंक्स को परेशान करके रख दिया था। वो इन चोरों को पकड़ने की हर कोशिश कर रहे थे, मगर ये गैंग इन चोरियों को इतनी सफाई से अंजाम दे रहा था कि इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। ये कहानी यूरोप के उस गैंग की है जो एटीएम को बॉम्ब से उड़ाकर उन्हें लूट लेता था, जिसके बाद हर जगह शोर और तबाही मच जाती थी। 1 फरवरी सन 2023 की एक रात जब जर्मनी के एक टाउन के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उसी वक्त एक ब्लैक ऑडी बाहर निकलती है। जिनके चेहरे पूरी तरह मास्क से ढके हुए थे, वो दोनों उस एटीएम के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखने पर यह साफ समझ आ रहा था कि वो ये पहली बार नहीं कर रहे हैं और वो प्रोफेशनल चोर हैं। बहरहाल एटीएम के अंदर जाने के बाद वो एटीएम मशीन के साथ किसी चीज को जोड़ने लगते हैं और फिर एक बहुत तेज धमाका होता है। मगर जब धमाके का धुआं छटता है तब वो देखते हैं कि एटीएम मशीन वैसी की वैसी है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये देख उन दोनों चोरों को बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो फौरन दोबारा एक और बॉम्ब एटीएम मशीन में लगाते हैं और बाहर जाकर उस एटीएम को ब्लास्ट कर देते हैं। इस बार ये ब्लास्ट काम कर जाता है, जिसकी वजह से एटीएम मशीन के आगे का हिस्सा बाहर आ जाता है और उसमें रखे पैसे साफ दिखाई देने लगते हैं। वो दोनों फटाफट इन पैसों को निकालकर अपने बैग में भरने लगते हैं। इसी दौरान इस धमाके की आवाज से एक पड़ोसी की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही खिड़की से बाहर इस एटीएम की तरफ देखता है, वो फौरन पुलिस को कॉल कर देता है। महज कुछ ही देर के अंदर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच जाती हैं, मगर तब तक ये दोनों चोर सारा कैश अपने बैग्स में भर चुके थे। वो दोनों ये बैग्स अपनी कार के अंदर फेंकते हैं और अपनी कार वहां से भगाते हुए निकल जाते हैं। यहीं से शुरू होता है चोर पुलिस का वो खेल जिसमें वो खुलासे हुए जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। हालांकि वो दोनों चोर यहाँ से भाग निकलने में तो कामयाब हो गए, मगर वो पुलिस की नजरों से नहीं बच पाए। पुलिस की गाड़ियां भी अब सायरन बजाते हुए उनका पीछा करने लग जाती हैं। ये चोर पतली गलियों से होते हुए हाईवे की तरफ निकल जाते हैं, मगर पुलिस भी उतनी तेजी से इस कार का पीछा कर रही थी, जिसमें पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए चोर लेजर लाइट्स पुलिस ऑफिसर्स के मुंह पर मारने लगते हैं। इस लेजर लाइट की वजह से पुलिस कार को मजबूरन हाईवे से टर्न लेना पड़ता है, जिसके बाद चोरों को लगने लगता है कि अब पुलिस उनका पीछा नहीं कर रही है, मगर ये उनकी गलतफहमी साबित हुई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा है और इस हेलीकॉप्टर में हीट डिटेक्टिंग कैमरा लगे हुए थे जो इन चोरों की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। इसी दौरान ये चोर अपनी गाड़ी को एक जगह टर्न लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिस रोड पर इन चोरों ने अपनी कार को टर्न लिया वो आगे चलकर एक डेड एंड साबित हुई, जिसकी वजह से ये चोर कार को वहीं छोड़कर पास के एक जंगल की तरफ भाग गए, इस उम्मीद में कि घना जंगल होने की वजह से पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर पहले से ही उनके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। इसीलिए महज कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस की एक टीम जंगल तक पहुंच जाती है और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके इन चोरों को पकड़ लेती है। इन चोरों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये चोर एम्स्टर्डम से हैं। ये सुनते ही उनके दिमाग की घंटी बजने लगती है, क्योंकि यूरोप के हर बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तार एम्स्टर्डम से जुड़े होते थे। ये पता चलते ही पुलिस को ये समझ आने लगता है कि इस चोरी के पीछे महज ये चोर नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो पूरे जर्मनी से लेकर यूरोप तक एटीएम को बॉम्ब से उड़ाकर उन्हें लूट रही है।
उन्हें जल्द से जल्द इस गैंग तक पहुंचना होगा। पुलिस ने जब इस एटीएम रॉबरी की बारीकी से तहकीकात शुरू की तब उन्हें पता चला कि सन 2022 में महज जर्मनी के 250 से 400 एटीएम को बॉम्ब से उड़ाकर लूट लिया गया, जो जर्मनी के इतिहास में सबसे ज्यादा चोरियां होने वाला साल साबित हुआ, जिसने जर्मनी के लोगों के दिल और दिमाग में डर और खौफ पैदा कर दिया। क्योंकि जर्मनी के लोग अपने ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में ही करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैश की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वहां के एटीएम में 20,000 यूरो से 60,000 यूरो हर वक्त मौजूद रहते हैं। यही वो वजह थी कि ये एटीएम चोरों के लिए एक आसान टारगेट बन गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि इन एटीएम की सिक्योरिटी के लिए महज कुछ सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद थे। ना तो इन एटीएम के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता था और ना ही इनके दरवाजे इतने मजबूत होते थे, जिसकी वजह से इन्हें लूटना बहुत आसान था। यही वो वजह थी कि एक साल के अंदर 450 एटीएम लूट लिए गए, जो इन चोरों को बहुत आसानी से बहुत सारे पैसे कमा कर दे रहे थे। ये चोर इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सफाई से करते थे, जिसमें सबसे पहले वो एक ऐसा एटीएम चुनते जो बिल्कुल सुनसान इलाके में होता और जहां सीसीटीवी कैमरा भी बहुत कम होते। एक बार एटीएम चुनने के बाद वो देर रात इस एटीएम में घुसते और सबसे पहले एटीएम मशीन के वेंट को सील करना शुरू करते, जहां से कैश निकाला जाता था। इसी दौरान दूसरा शख्स अपने साथ लाए सिलेंडर पाइप को छोटे गैस सिलेंडर में लगाता और फिर इस पाइप के जरिए वो लोग एटीएम मशीन में गैस भरना शुरू कर देते। जैसे ही उन्हें लगने लगता कि मशीन में गैस पूरी तरह भर चुकी है, वो बाहर जाते और लाइटर जलाकर एटीएम के अंदर फेंक देते। इस लाइटर की आग से एटीएम मशीन में एक बहुत तेज धमाका होता, जिसकी वजह से मशीन के आगे का हिस्सा बाहर आ जाता और वो लोग फिर उस मशीन से पैसे निकाल लेते। हालांकि तरीका उनके लिए काम तो कर रहा था, मगर ये उतना ही खतरनाक और जानलेवा भी था, क्योंकि एक जरा सी भी लापरवाही होने पर उन्हें बहुत गहरी चोटें आ सकती थीं या उनकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि इस तरीके का इस्तेमाल करने में काफी वक्त लगता था और अब जर्मनी पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए नए नए पैतरे आजमा रही थी। इसलिए अब इन चोरों ने खतरनाक बॉम्ब जैसे सेमटेक्स और बीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन चोरियों को अंजाम देने के लिए ये बॉम्ब सिर्फ एटीएम को ही तबाह नहीं करते थे, बल्कि ये बिल्डिंग के कुछ हिस्सों तक को गिरा देते थे। ऐसा ही एक हादसा जर्मनी के एक छोटे से गाँव गैडरकीस में हुआ। इस टाउन में एक रात एक शख्स बहुत गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसकी आंख धमाके के एक झटके से खुलती है। वो जैसे ही भागकर अपनी खिड़की के पास गया, वो देखता है कि एक एटीएम से आग की लपटें और धुआं उठ रहा है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान उसकी नजर मास्क लगाए दो लोगों पर पड़ती है, जो धुएं को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में कैश से भरे बॉक्सेस थे, जिसे वो बाहर खड़ी गाड़ी में लोड कर रहे थे। महज कुछ ही सेकंड्स में वो वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर ये चोर अलग अलग रास्तों से कार को दौड़ाते हुए हाईवे पर पहुंचे, जहां एक कार पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। फिर जल्दी जल्दी कार बदलकर वो वहां से गायब हो गए। इन चोरों ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, और अगर कुछ छोड़ा तो वो था एटीएम का मलबा और जलती हुई आग जो एटीएम में लगी थी। ये चोरियां बढ़ती ही जा रही थीं, जिसने जर्मन पुलिस को परेशान करके रख दिया। जब वो इन चोरियों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये साफ तौर पर समझ आने लगता है कि इन चोरियों के पीछे कोई छोटी मोटी गैंग का हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, जो और भी क्राइम्स को अंजाम दे रही है। अब जर्मन पुलिस अलग अलग सबूतों की बुनियाद पर अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाती है, और तब उनके सामने एक शहर का नाम बार बार सामने आना शुरू होता है, और वो था एम्स्टर्डम। अब जैसे जैसे जर्मनी में ब्लास्ट के बाद एटीएम लूटे जा रहे थे, वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक पैटर्न उभर कर सामने आ रहा था। ये पैटर्न उन्हें एम्स्टर्डम तक लेकर जा रहा था। जहां एम्स्टर्डम अपने कल्चर और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वहीं शहर की एक डार्क साइड भी थी, और वो थी अंडरवर्ल्ड, जो इस शहर के सुनसान इलाके में पनप रहा था। यही वो जगह थी कि एम्स्टर्डम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स के लिए एक हब बनता जा रहा था। एक क्रिमिनल गैंग एम्स्टर्डम से ड्रग्स, हथियार स्मगल करते थे और साथ ही साथ पूरे यूरोप में अपनी हर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। मगर उन्होंने पैसे कमाने का अब एक और नया तरीका निकाल लिया था, और वो था एटीएम को बॉम्ब से उड़ाकर लूटना। अब जर्मन पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए यूरोपोल के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसी दौरान एक बात उनके सामने आती है, और वो ये थी कि इन चोरियों में जो भी कार इस्तेमाल होती हैं, वो सभी चोरी की हैं, और चोरी के बाद उन्हें गायब कर दिया जाता था। पुलिस अपनी तहकीकात के दौरान जब पेट्रोल पंप्स और हाईवे टोल के सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही थी, उसी दौरान वो ये देखते हैं कि ये चोरी में इस्तेमाल हुई कार्स हाईवे से होते हुए जर्मनी से निकल जाती हैं और नीदरलैंड से होते हुए एम्स्टर्डम की सड़कों पर गायब हो जाती थीं। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सस्पेक्ट पुलिस की नजर में आता है, और ये एक 20 साल का लड़का था जो एम्स्टर्डम में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। हालांकि दिन में तो वो आम लोगों की तरह जॉब करता था, मगर रात होते ही वो एक क्रिमिनल गैंग का हिस्सा बनकर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देना शुरू करता था। इसी सस्पेक्ट पर नजर रखने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यंग लड़कों का एक नेटवर्क है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही लोग अलग अलग गैंग्स बनाकर इन एटीएम को लूट रहे हैं। ये पूरा नेटवर्क इन यंग लड़कों से लेकर काफी ऊपर तक फैला हुआ था, जिसमें अलग अलग लोग अपनी अलग अलग टीम्स बनाकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे।
ये ऑर्गेनाइजेशन इन एटीएम ड्यूटीज को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम दे रही थी, जिसमें सबसे पहले इन यंग लड़कों को एम्स्टर्डम के अलग अलग सेफ हाउसेज में बॉम्ब बनाने और बॉम्ब ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके बाद वो इन एटीएम को लूट सकें। पुलिस के हाथ जो एटीएम की सीसीटीवी फुटेज लगी, उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि इन चोरियों को पूरी प्लानिंग और पूरी ट्रेनिंग के साथ अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें वो एटीएम में घुसने से लेकर उसे ब्लास्ट करने और फिर एटीएम मशीन से पैसे निकालने तक हर चीज में टाइमिंग का खास ख्याल रख रहे थे। उन्हें देखने पर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी भी बात की जल्दी है, क्योंकि उनका हर अगला कदम पहले से ही प्लान था, जिसमें हर किसी का रोल पहले से तय था। इन सभी चोरियों को करने से पहले इनकी एक बेहतरीन प्लानिंग की जाती थी, जिसमें एक टीम एटीएम ढूंढने का काम करती थी जिसे वो लोग टारगेट बना सकें। दूसरी टीम ड्राइवर्स की थी, जो एटीएम के बाहर कार्स में बैठे अपनी टीम का इंतजार करते थे। तीसरी और सबसे टॉप टीम थी उन मास्टरमाइंड्स की, जो इन सभी चोरियों की प्लानिंग करते थे और सभी टीम्स को ट्रेनिंग देते थे। इन चोरियों की खबर अब धीरे धीरे जर्मनी के अलावा बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क में भी सुनाई देने लगी। चूंकि वो बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में चोरियों को अंजाम दे रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। मगर हर इन्वेस्टिगेशन के तार पुलिस को एम्स्टर्डम तक ही लेकर जा रहे थे। अब जर्मन पुलिस और यूरोपोल को ये समझ आने लगता है कि जर्मनी और पूरे यूरोप में जिन एटीएम चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके पीछे एक ही गैंग है जो एम्स्टर्डम से ऑपरेट करता है। हालांकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था, मगर साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना और उन्हें पकड़ना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन चोरों को पकड़ना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इन चोरियों को अंजाम देने वाले ज्यादातर मेंबर्स दिन में कोई नॉर्मल जॉब करते थे और आम लोगों की तरह जिंदगी बिताते थे, जिससे किसी को उन पर कोई शक नहीं होता। साथ ही साथ बहुत चालाक होने की वजह से वो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे रहते। बहरहाल पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने के लिए अब गैंग के लोगों को ढूंढना और उन पर नजर रखना शुरू करती है, जिसमें पुलिस को ये पता चलता है कि इन एटीएम चोरियों और एम्स्टर्डम का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बहुत गहरा है, इतना गहरा जितना लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाती जा रही थी, वैसे वैसे ये गैंग अपनी चोरी करने के तरीकों को बदलता जा रहा था। यही वो वजह थी कि जिन एटीएम को लूटने के लिए पहले गैस का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि बिना देर लगे वो जल्द से जल्द इन एटीएम को लूट सके। इसी चोरी से 9 महीने पहले सन 2022 में पुलिस को खबर मिलती है कि नीदरलैंड के शहर यूट्रेक्ट के वेयरहाउस में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यही खबर मिलते ही पुलिस उस वेयरहाउस पहुंच जाती है, जहां फायर ब्रिगेड भयानक आग बुझाने में लगी थी और पूरा वेयरहाउस एक मलबे में बदल चुका था। पहले तो पुलिस को लग रहा था कि ये वेयरहाउस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ है, मगर जब उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की, तब उनके सामने वो खुलासे होने शुरू हुए जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस वेयरहाउस में बहुत सारे रहस्य थे जो अभी उनके सामने आना बाकी थे। पुलिस को अपनी छानबीन में पता चलता है कि ये वो वेयरहाउस था जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी जो इन एटीएम ब्लास्ट रॉबरीज को अंजाम दे रहे थे। इस वेयरहाउस के मलबे में पुलिस को एटीएम मशीन मिलती हैं, जिनके चीथड़े उड़े हुए थे। साथ ही साथ पुलिस के हाथ वो ट्यूटोरियल वीडियोस भी लग जाती हैं, जिनमें ये बताया गया था कि बॉम्ब्स को कैसे बनाना है और इन्हें ब्लास्ट करके एटीएम मशीन्स को कैसे लूटना है। अब पुलिस की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनका सामना एक ऐसे गैंग के साथ था जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इन चोरियों को अंजाम दे रहा था और इंडस्ट्रियल तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। इन ट्यूटोरियल वीडियोस को महज ट्रेनिंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि ये वीडियोस की वारदातें बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे इन ट्यूटोरियल वीडियोस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से गैंग अच्छे खासे पैसे यहाँ से भी कमा रहा था। कुछ पैसे देकर कोई भी इन वीडियोस को हासिल कर सकता था, जिससे लोगों को कई लाखों यूरोस का फायदा हो रहा था। पुलिस ने जब इस ट्रेनिंग सेंटर की बारीकी से छानबीन की, तब उन्हें पता चला कि इस तरह के और भी कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में कई जगह फैले हुए हैं। ये गैंग इन ट्रेनिंग सेंटर्स को स्टूडियोज और स्टोरेज की आड़ में चलाता था, जिससे किसी को उस पर कोई शक न हो। इस ट्रेनिंग के दौरान जिन एटीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो सभी असली एटीएम मशीन्स थीं, जिन्हें इलीगली खरीदा गया था, ताकि गैंग मेंबर्स इन एटीएम मशीन्स को बॉम्ब से उड़ाने और लूटने की प्रैक्टिस कर सकें। जो लोग वेयरहाउस में जाकर इन ट्रेनिंग को नहीं ले सकते थे, वो डार्क वेब के जरिए वीडियोस को देख सकते थे। यही वो वजह थी कि उनकी टेक्निक पूरे यूरोप में फैलने लगी, जिसकी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स उनसे जुड़ने लगे और ये गैंग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। जिस बात ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंका, वो थी बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सेमटेक्स, क्योंकि ये एक मिलिट्री ग्रेड मटेरियल था जो मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल होता था। पुलिस को ये सवाल परेशान करने लगा कि आखिर इतना हाई ग्रेड बॉम्ब मटेरियल इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आया कैसे। इस खुलासे के बाद पुलिस को लगने लगता है कि ये लोकल गैंग इन रॉबरीज को यूरोप के अलावा पूरी दुनिया में भी अंजाम दे रहा है और इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं। मगर इतनी बेहतरीन प्लानिंग और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी उसके खिलाफ पुलिस के हाथ सबूत लगना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल सर्वेलेंस कैमरा चेक करने के दौरान जो चोरी की गाड़ियां इन एटीएम रॉबरीज में इस्तेमाल हुई थीं, उनकी नंबर प्लेट की मदद से पुलिस उन सस्पेक्ट्स को ट्रैक करना शुरू करती है जो इन चोरियों में इन्वॉल्व थे।
इन सभी सस्पेक्ट्स को ट्रैक करते हुए पुलिस एम्स्टर्डम पहुंचती है और आखिरकार वो एम्स्टर्डम की लोकल पुलिस और यूरोपोल के साथ मिलकर उस हद तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां इन सारी रॉबरीज की प्लानिंग की जाती थी। वो लोग इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन और उनके पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहते थे, मगर जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचते गए उनके सामने वो खुलासे होने शुरू हुए, जिससे उन्हें ये समझ आने लगा कि ये गैंग जैसा उन्होंने सोचा था उससे कई ज्यादा खतरनाक है। इस गैंग के लोग महज एटीएम रॉबरीज ही नहीं करते थे, बल्कि एक ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे जो और भी कई संगीन क्राइम्स को अंजाम देते थे। इसी दौरान जो नाम पुलिस के सामने आया वो था मोक्रो माफिया। मकरो एक नॉर्थ अफ्रीकन क्रिमिनल माफिया था जिसकी पकड़ डच और बेल्जियन अंडरवर्ल्ड में बहुत मजबूत थी, जो ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे क्राइम्स को भी अंजाम देता था। यही वो माफिया था जो एटीएम रॉबरी में शामिल था, मगर उसके काम करने का तरीका बहुत सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल था। यही वजह थी कि वो किसी भी एटीएम को टारगेट बनाने से पहले अपनी पूरी प्लानिंग करते थे। पहले भी एक केस में इस माफिया का नाम सामने आ चुका था, जब सन 2016 में जर्मनी में एक एटीएम को लूटने के बाद जब चोर कैश भरे एक बॉक्स को कार में लोड कर रहे थे, तब ये कार क्रैश हो गई, जिसमें एक चोर की मौत हो गई और दूसरा बहुत बुरी तरह घायल हो गया। इन दोनों चोर में से एक का नाम था एनवर ताग, जो मकरो माफिया के लीडर रिदवान ताग का कजन था। जब वो घायल होने के बाद भाग रहा था, उसी दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तब उन्हें ये शक होने लगता है कि हो ना हो इन चोरियों के पीछे माफिया भी शामिल है। उस दौर में रिदवान ताग इतने बड़े पैमाने पर ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दे रहा था कि उसे यूरोप का पाब्लो एस्कोबार कहा जाने लगा, जो यूरोप की कोकेन सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था। स्मगलिंग के अलावा उनकी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और एटीएम रॉबरीज को भी अंजाम देती थी। इन सारी इलीगल एक्टिविटीज से जो भी कमाई होती, वो इन सारे पैसों से हथियार खरीदते और बड़े बड़े शिपमेंट लाने ले जाने के लिए ऑफिसर्स को रिश्वत खिलाते। इन चोरी में इस्तेमाल हुआ मिलिट्री ग्रेड का बॉम्ब मटेरियल भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इसमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जिसके पास बहुत पैसे हैं और जिसके कनेक्शंस बहुत गहरे हैं। इस तरह की प्लानिंग और चोरियों को माफिया ही अंजाम दे सकता है। इन चोरियों और क्राइम्स को अंजाम देने के दौरान जो भी उनके सामने आता या उनके खिलाफ गवाही देने की कोशिश करता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। इसी वजह से एक लॉयर जो उनके खिलाफ गवाही देने वाला था, उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। इन किलिंग से मोक्रो माफिया हर किसी को ये मैसेज देना चाहता था कि उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार दिया जाएगा। मगर इन सारे खतरों के बावजूद भी पुलिस टास्क फोर्स के साथ मिलकर वेयर हाउसेस पर रेड मारना शुरू करती है और उनके सारे डिवाइसेस पर अहम मेंबर्स लग जाते हैं, जिसके बाद उनके सामने उस नेटवर्क का खुलासा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि पुलिस इस बात से खुश थी कि अब वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि अभी सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी उन्हें एक ऐसे माफिया को खत्म करना था जो पूरी तरह करप्शन, इलीगल क्राइम्स और बेरहमी से भरा था। पुलिस ये जानती थी कि एटीएम रॉबरीज माफिया की कहानी का एक छोटा सा चैप्टर है और अभी उन्हें मोक्रो माफिया को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। बहरहाल सन 2023 की शुरुआत तक पुलिस मकरो माफिया के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर चुकी थी कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। उन्हें जल्द से जल्द इन एटीएम रॉबरीज को रोकना था, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की जान को काफी खतरा था और साथ ही साथ बैंक्स को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब जर्मन पुलिस और यूरोपोल के साथ डच पुलिस और बेल्जियन पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल हो जाती है। अब वो हर सस्पेक्ट पर 24 घंटे नजर रखना शुरू करते हैं और साथ ही साथ उनकी हर मूवमेंट और हर कॉल को ट्रैक करना शुरू करते हैं। इसी दौरान पहली कामयाबी पुलिस के हाथ तब लगी जब पुलिस को बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सेमटेक्स मिल जाता है, जब ये मटेरियल एक गाड़ी में हाईवे से होते हुए एम्स्टर्डम जा रहा था। इस खतरनाक मटेरियल के मिलने के बाद पुलिस को ये बात कंफर्म हो गई कि ये ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी और खतरनाक चोरियों की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद सन 2023 में पुलिस की अलग अलग टीम्स अलग अलग शहरों में रेड्स मारना शुरू करते हैं। ये ऑपरेशन अब इतना बड़ा हो चुका था कि इसमें लगभग 300 पुलिस ऑफिसर्स शामिल हो चुके थे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वेयर हाउसेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और सेफ हाउसेस पर रेड मारी, जहां उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया। इन रेड्स में पुलिस को अलग अलग बॉम्ब्स और एटीएम मशीन्स मिली। साथ ही साथ वो डिवाइसेस पर इन ऑपरेशंस का पूरा डेटा था और वो वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिले जिसमें इन चोरियों को करने का तरीका था। पुलिस ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बॉम्ब बनाने के स्पेशलिस्ट्स और ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स शामिल थे, जिनके तार मकरो माफिया से जुड़े थे। जो भी सामान पुलिस ने जब्त किया उसकी कीमत 8 मिलियन यूरोज थी, जिसमें कैश, हथियार और बॉम्ब मटेरियल शामिल था। पुलिस की आज जो सबसे बड़ी कामयाबी लगी वो था इस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, जिसमें उनके प्लान्स और नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन थी। इसी डेटा की मदद से पुलिस को पता चला कि वो और कहां-कहां चोरियों को अंजाम देने वाले थे और उन्होंने कहां-कहां मनी लॉन्ड्रिंग की थी। क्योंकि इस बार पुलिस ने माफिया की रीढ़ की हड्डी यानी उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर रेड मारी थी, जिसकी वजह से पूरा अंडरवर्ल्ड शॉक में था। वो अपने ऑपरेशंस को और सफाई से अंजाम देने का फैसला करते हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारियां तो की थी, मगर इन गिरफ्तारियों के बावजूद भी एटीएम रॉबरीज का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें इतनी गहरी और इतनी दूर तक फैली हुई थीं, जिसे एक बार में खत्म करना नामुमकिन था।
क्योंकि जो डेटा और ट्यूटोरियल वीडियोस पुलिस ने जब्त किए थे उसे पहले सैकड़ों लोगों ने डार्क वेब पर देख लिया था, जिसकी वजह से नए नए क्रिमिनल्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते जा रहे थे। यही वजह थी कि एक बार में सबको रोकना और पकड़ना नामुमकिन था। इन चोरियों की वजह से बैंक्स और बिल्डिंग्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को आए दिन इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ रहा था। कुछ बैंक्स ने तो ना तो अपने एटीएम सही कराए और ना ही एटीएम मशीन्स को बदला, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को कैश निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। बहरहाल पुलिस लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन और इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने और उनके वेयर हाउसेस पर रेड मार रही थी, जिसकी वजह से रिदवान ताग का माफिया एम्पायर कमजोर पड़ता गया। मगर अपने सभी नुकसान की भरपाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अब पूरी तरह ड्रग स्मगलिंग पर ध्यान देने लगी। बहरहाल पुलिस से बचने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन एटीएम रॉबरीज को यूरोप में तो बंद कर दिया, मगर अब वो इन ट्यूटोरियल वीडियोस को यूरोप के बाहर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचने लगे। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पुलिस मोक्रो माफिया को कभी पूरी तरह खत्म कर पाई या वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि इस माफिया का लीडर रिदवान ताग सन 2019 में ही पकड़ा गया था, मगर इस माफिया की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि लोगों का कहना है कि बदलती टेक्निक के साथ वो तरीके बदल कर आज भी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अभी भी उन्हें पूरी तरह खत्म करने में लगी हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।